रोहित शर्मा का अगर हम जिक्र करें, उसने इतना, मैं उसको बहुत बड़ा खिलाड़ी मानता हूँ, मैं क्या सारी दुनिया मानती है। और वो जिस तरह की उसकी परफॉर्मेंसेस हैं, जिस तरह से वो खेलता है, मुझे लगता है जिस दिन वो रन मारता है उस दिन कोई दिखता ही नहीं है उसके आसपास। लेकिन अभी करंट फॉर्म थोड़ा सा उसका, क्योंकि कप्तानी में प्रेशर बहुत होता है। कप्तानी में 10 जगह दिमाग चलाना पड़ता है। आपको टीम भी जितानी है, आपको बॉलर को यूटिलाइज करना है ठीक से, आपको मैच जीतना है। ये प्रेशर सारे आजकल चारों तरफ से आए होते हैं। तो उसके अलावा आपको बैटिंग भी, अपनी भी परफॉर्मेंस करनी है। तो आप आम तौर से देखेंगे, आप हिस्ट्री उठा कर देख लीजिए, बड़े से बड़े खिलाड़ी जिन्होंने हिंदुस्तान के लिए कप्तानी की है या किसी भी टीम के लिए, वो अंडर प्रेशर उनकी परफॉर्मेंस खराब हुई है। नमस्कार, मैं हूं आलोक कुमार और आज हम बात करने जा रहे हैं उस क्रिकेट की जिसको कभी जेंटलमैन गेम कहा जाता था। बाद में आज की तारीख में वो इवेंट गेम हो गया है और इवेंट के साथ साथ एंटरटेनमेंट का सबसे चोखा धंधा हो गया है। लेकिन आज के दौर के क्रिकेटर की नहीं, बल्कि मैं उस दौर के क्रिकेटर की बात करने जा रहा हूं जब इस देश को रवि शास्त्री हुआ करते थे गर्व के तौर पर मैदान में। भारत वैभव का काल आ रहा था क्रिकेट का, और उस समय पवन अरोड़ा साहब उस समय उस दौर के क्रिकेटर हैं जिन्होंने पाकिस्तान का दौरा किया। उनसे जानेंगे कि उन्होंने क्रिकेट को बदलते हुए कैसे देखा है। पवन जी नमस्कार, स्वागत है। अगर आपको मैं कहूं कि उस दौर को याद कीजिए, 84, 82, 81, वो कैसा दौर था क्रिकेट के लिए, भारतीय क्रिकेट के लिए? देखिए, मैं अच्छा बुरा तो नहीं कहूँगा, लेकिन बहुत ही मुख्तलिफ किस्म की क्रिकेट उस टाइम पे थी। उस दौर में, जैसा आपने अभी मेंशन किया कि जेंटलमैन्स गेम, इसमें कोई शक नहीं है कि जब खिलाड़ी मैदान में उतरते थे तो एक अलग किस्म का डिसिप्लिन देखने को मिलता था, और एक रिस्पेक्ट जो खिलाड़ियों की एक दूसरे के लिए रहती थी, वो तो देखते ही बनती थी। और मुझे याद है हमारे सीनियर्स उस वक्त कपिल देव, सुनील गावस्कर, जिन लोगों को टेलीविजन पे देख करके हमने खेलना शुरू किया, और अंडर 19 में खेल रहा था उस वक्त, तो पहले स्टेट के लिए चुना गया, उसके बाद फिर हमारी सिलेक्शन हुई और पहली सीरीज पाकिस्तान के खिलाफ थी और पाकिस्तान भारत आ रही थी। उस वक्त रमीज राजा, सलीम मलिक जैसे खिलाड़ी अंडर 19 में खेल रहे थे पाकिस्तान टीम से। शोएब मलिक उसके कप्तान थे उस टीम के, और हमारे कप्तान थे कृष्णमाचारी श्रीकांत, जो अपने ज़माने में बहुत के रूप में जाने जाते थे और बहुत ही बढ़िया उनकी इमेज थी। और उन दिनों आपने देखा जिस तरह का एक ही फॉर्मेट होता था, डे मैचेस ज़्यादा होते थे और लिमिटेड ओवर क्रिकेट जो थी वो बहुत कम थी, ना के बराबर थी। तो उस दौर में इस तरह के जो अटैकिंग प्लेयर्स होते थे उनको तो एकदम से वो नज़र में आते थे। वो एक दौर ऐसा था कि जहाँ पे पहली बात तो क्रिकेट बहुत अलग थी। 4 डे मैचेस हमारे डोमेस्टिक सीजन में भी, अगर रणजी ट्रॉफी देखे तो रणजी ट्रॉफी भी 4 दिन का फॉर्मेट होता था। T20 नहीं थी, वनडे भी नहीं होते थे उन दिनों। और आपको याद होगा कि वर्ल्ड कप पोटेंशियल कप के नाम से जाना जाता था, इंग्लैंड में होता था पोटेंशियल कप, और वो 60 ओवर के मैचेस होते थे। तो 60 ओवर अगर देखा जाए आज की क्रिकेट में, अगर मैं देखूं तो 20 ओवर की क्रिकेट जहां हावी है और डोमिनेट कर रही है, तो मुझे लगता है 60 ओवर की क्रिकेट जो है ऑलमोस्ट इनिंग की गेम हो जाती है वो, राइट है ना। तो उसमें खिलाड़ी अपने हिसाब से खेलते थे। और जहाँ तक भारत का ताल्लुक था, तो भारत विश्व स्तर पे मुझे लगता है बहुत ही नीचे आंका जाता था, अंडरडॉग्स थे। और ये मिथ टूटा जब 83 में जाकर के हिंदुस्तान ने वर्ल्ड कप जीता, और वो भी एक अजूबे की तरह लोगों ने देखा कि किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वेस्ट इंडीज जैसी टीम, जो पिछले एक दशक से भी ज़्यादा डोमिनेट कर रही थी वर्ल्ड क्रिकेट में, ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम है, इंग्लैंड जैसी टीम है, उनको हरा करके फाइनल जीतना, तो वहां से मुझे लगता है एकदम से दौर ही चेंज हो गया। वो लेकिन उस टीम में लगभग आप ही के दौर के सारे प्लेयर्स थे ना? हाँ, बिकॉज मुझे याद है कि 81 का टूर हमारा, जब हम लोग इंग्लैंड गए तो रवि शास्त्री हमारे कप्तान थे। तो हमारी इंडिया की टीम जब वहाँ बनी थी, उसमें नवजोत सिंह सिद्धू मेरे साथ थे, रवि शास्त्री कप्तान थे, चेतन शर्मा थे, और इन सब खिलाड़ियों के साथ जुड़ाव रहा। और हम लोगों ने स्कूल लेवल पे इकट्ठे क्रिकेट खेलना शुरू किया। और उस समय तो स्कोर बोर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट होता था, तो आपका सबसे मेमोराइज स्कोर बोर्ड पे जो मेंशन है आपका, वो क्या है? देखिए, मैंने डोमेस्टिक में तो ऑलराउंडर था, मैं मीडियम फास्ट बॉलर था,
और मीडियम फास्ट बॉलर से थोड़ा ज़्यादा ही तेज़ था। मैं अपने आप को मीडियम में थोड़ा मॉडेस्ट होके बता रहा हूँ आपको, लेकिन जब पीक था मेरा तो मैं काफ़ी अच्छी तेज़ गेंद फेंक रहा था उस टाइम पे। पर हम उन दिनों स्पीड आंकी नहीं जाती थी, आजकल तो पता लग जाता कि आप 140 डाल रहे हैं, 25 डाल रहे हैं, 50 डाल रहे हैं। तो लेकिन मेरा बैटिंग का बहुत एडवांटेज था, क्योंकि मेरा करियर जब शुरू हुआ, जब स्टेट के लिए पहले मैं दिल्ली से आप खेल रहे थे, दिल्ली से खेला था, तो वो मेरा करियर शुरू हुआ था एज बैट्समैन, एज मिडिल ऑर्डर बैट्समैन। 3 नंबर बैटिंग में करता था, तो वो मुझे हमेशा से एडिशनल एडवांटेज रहा। तो कोच साहब ने मेरे, गुरचरण सर कोच थे, गुरचरण सिंह जी, द्रोणाचार्य अवार्ड विनर हैं और बहुत बड़ी शख्सियत। उन दिनों बहुत लिमिटेड कोचेस हुआ करते थे। तो उन्होंने मुझे मेरा डील डॉल देख करके, उनको लगा कि मुझे बॉलिंग भी डालनी चाहिए, तो वहां से उन्होंने मेरी बॉलिंग शुरू कर। ये ठीक वो दौर था जब कीर्ति आजाद अपना करिश्मा दिखा चुके थे दिल्ली टीम की ओर से, दिखा रहे थे अभी क्योंकि हमसे 3-4 साल सीनियर रहे वो, तो वो भी अभी एस्टैब्लिश पूरी तरह से हुए नहीं थे, क्योंकि उस दौर में दिल्ली जैसे राज्य में अपनी जगह बना पाना बहुत कठिन काम था, क्योंकि पुराने एस्टैब्लिश प्लेयर जो खेल रहे थे उस वक्त में, बिशन सिंह बेदी खुद खेल रहे थे अभी, चेतन चौहान थे, मोहिंदर अमरनाथ थे, सुरेंद्र अमरनाथ थे, और मदन लाल, राकेश शुक्ला जैसे लोग थे, जो लगभग 40 या 42 साल की उम्र में डोमेस्टिक सीजन खेल रहे थे। और उसमें आप देखिए कि 6-7 प्लेयर तो ऑलरेडी इंडिया के लिए खेल रहे थे, तो उनको रिप्लेस कौन करेगा। तो हम लोग जो यंगस्टर्स थे, हम लोगों को सिर्फ साथ में रख करके ग्रूम किया जाता था कि भाई आने वाले टाइम में जब ये खिलाड़ी रिटायर होंगे तो फिर इनकी जगह आप लेंगे। अरुण जी, ये बताइए कि स्पोर्ट्समैन एक जेल होता है और वो जीवन में सिखाता है कि कुछ भी हो जाए आप रुकेंगे नहीं। तो फिर आपकी जर्नी ने क्या रुख लिया, किधर मुड़े आप? बहुत ही बढ़िया आपने ये प्रश्न मुझसे किया। ये मैं बताना चाहता हूँ आज के यंगस्टर्स को भी कि देखिए, हमारे यहाँ क्या होता है कि खिलाड़ी किसी वजह से नहीं खेल पाया, किसी वजह से उसको मौका नहीं मिला, लेकिन वो जानता है कि वो बहुत टैलेंटेड है, तो एक अजीब किस्म का डिप्रेशन जो है उसको घेर लेता है। और मैंने बहुत से खिलाड़ी में, अगर मैं एग्जाम्पल देने बैठूं तो हिंदुस्तान में बहुत सारे खिलाड़ी हैं जो डिप्रेशन का शिकार हुए। 10 या 15 दिन मेरे पहले जो थे, वो मैं बहुत गहरी सोच में था और डीप डिप्रेशन में था। जब अस्पताल में मेरी टांग लटकी हुई थी, ऊपर ट्रैक्शन पे मुझे डाला हुआ था, तो मैं सिर्फ दीवारें देखता था और छत देखता था, और 15 दिन तक मैं ये सोचता रहा कि मैंने तो जिंदगी में क्रिकेट खेली है, अब मैं क्या करूंगा। जब आप उस मकाम पे होते हैं कि जहां आपको पता है कि अब मेरा ये करियर है, इसी से मुझे रोजी रोटी मिलेगी, इसी से मैं अपना घर चलाऊंगा, पहचान मिलेगी, बहुत सारी चीजें होती हैं, और आपको आदत पड़ जाती है कि वो उसी लेवल से आपको वो स्टारडम नजर आना शुरू हो जाता है। तो आप समझते हैं ये तो सब खत्म इस गेम की वजह से था। लेकिन 15 दिन के बाद मुझे ऐसा लगा कि देखिए, कुदरत ने मुझे इस मुकाम तक पहुंचाया, अब कुदरत को जो मंजूर है ये वही जानता है। तो 15 दिन के बाद मैंने अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करके, अस्पताल निकलने से पहले बहुत पहले मैंने ये अपने आप को समझा लिया था कि मैं कुछ ना कुछ तो जरूर करूंगा। अगर मैं उस लेवल तक भी क्रिकेट नहीं खेल पाया, तो क्रिकेट का जब तक पैशन है अंदर, तब तक क्रिकेट तो मैं खेलूंगा, भले वो क्लब क्रिकेट खेलूं, लेकिन इसको छोड़ूंगा नहीं अभी। और उसके बाद फिर देखी जाएगी क्या होगा। आप यकीन मानिए, 1 साल के बाद जब मैंने रिकवर किया, तो क्योंकि टांग का राइट लेग पेस बॉलर के लिए, आपको मालूम है कि टांगों पे सारा दारोमदार जी, तो मैं समझ पाया कि मैं उस लेवल की फास्ट बॉलिंग अब नहीं कर पाऊंगा। तो मुझे क्या लगा कि मेरा बैटिंग मेरा प्लस पॉइंट है। अपनी बैटिंग पे फोकस करके और एक राइट आर्म ऑफ स्पिन डालना शुरू किया, क्योंकि इट वाज मच इजियर। और उस वक्त क्लब क्रिकेट हमारे इंडियन एयरलाइंस में ऑलरेडी वजूद में आ गया था और एम्प्लॉय भी था उनका। जाहिर है उन्होंने मुझे निकालना तो नहीं था, बिकॉज आई वाज मेकिंग अ कमबैक। 1.25 साल के बाद स्पोर्ट्स कोटा से आप पहुंच चुके थे, उन्होंने मेरे को जॉब दे दिया हुआ था ऑलरेडी। उसके बाद जो कमबैक हुआ, वो मैंने एज बैट्समैन कमबैक किया, और इंडियन एयरलाइंस से ही मैंने बैटिंग ओपन करना शुरू किया। क्लब क्रिकेट खेलता रहा। एक सिक्योरिटी ये थी कि जॉब चल रही है, तो जो कमाई है वो रुकी नहीं है। अब उसको बढ़ाया कैसे जाए,
तो हमारे यहाँ आजकल तो क्रिकेट सारा साल चलती है, आपका कोई ऑफ सीजन नहीं है। उस टाइम जो डोमेस्टिक सीजन होता था वो ऑफ सीजन होता था समर टाइम पे, अप्रैल से लेकर के अगस्त सितंबर तक। काउंटी क्रिकेट्स होती है, काउंटी क्रिकेट्स के बहुत सारे लेवल है, माइनर काउंटीज है, लीग है, क्लब क्रिकेट है इंग्लैंड में जो पेड लीग है। यस। तो हम लोग को ये अपॉर्चुनिटी मिलती थी कि हम लोग 6 महीने वहां जाके खेलें। तो जब पहला क्लब मैंने साइन किया वहां पे, मैं पहला सीजन इंडियन जिमखाना क्लब है वहां पे ऑस्ट्रेलिया में, इंग्लैंड में, उससे एक सीजन में लीग उनसे खेला और वो आपको अच्छे खासे पैसे भी देते हैं, आपको 6 महीने अकोमोडेशन देते हैं और आपको वहां पे, क्योंकि कैप्टन कौन थे उस समय? नहीं, उस लीग में इंडियन जिमखाना रन करते थे विक्रम कौल करके हुआ करते थे, जो आपको याद होगा शीला कौल जी बहुत सीनियर लीडर रही है कांग्रेस की, उनके बेटे थे वो। गौतम कौल उनके भाई थे। तो उन्होंने मुझे साइन किया और उन्होंने मेरे को अपॉर्चुनिटी दी कि तू आजा, हमको खिलाड़ी चाहिए होते हैं वहाँ पे वो सब। और वो पहला सीजन में उनसे खेला, उन्होंने मुझे अकोमोडेशन दी और आपको 4 दिन हफ्ते में वो जॉब देते थे, रिस्पेक्टेबल जॉब होती थी कि जिसमें आपको पता कि 3 दिन खेलोगे तो इंग्लैंड जैसे कंट्री में आपको बिजी रखना भी बड़ा जरूरी है। तो 4 दिन हम लोग जॉब करते थे और उसके बाद 3 दिन जो मैचेस होते थे वो खेलते थे। ये लगातार सिलसिला मेरा 3 सीजन मैंने खेला और अच्छे खासे पैसे भी कमा लिए, सब कुछ हो गया, जॉब चल रही थी। ये साल कौन सा था? ये 84 मेरे एक्सीडेंट के बाद समझ लीजिए 85 ऑनवर्ड्स, 85 से 89 मिड 85 से लेके 89 तक, बिफोर आई गॉट मैरिड। 89 में मैं शादी वादी हो गई तो सब कुछ हो गई। तो उसके बाद धीरे धीरे क्रिकेट जो थी मैं आई कुड हैव कंटिन्यूड, बट क्या था कि मुझे ऐसा लगा कि अब यार देखो, आप जब उस लेवल पे पहुंच के गिरते हो ना तो नीचे संतुष्ट नहीं होते हो आप। हाँ, उस समय सारे ग्लैमरस चेहरे जो आप मदन लाल कह रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज मैं बताइए, देखिए कितना बड़ा दिल चाहिए जब आप देखते हो कि आपके साथ के खिलाड़ी वो कितना अच्छा कर रहे हैं, पॉपुलर हो गए हैं, नाम शोहरत सब कुछ उनको मिल रहा है, और आप कहीं बैठ कर के अचानक सोचते हो अकेले कि मैं भी इनमें से एक था, शायद वो ना खेल रहा होता मैं खेलता। लेकिन जिस मोड़ पे भी बात कर रहे हैं हम, ये 2025 है और पवन अरोड़ा आज भी मैदान में उसी संजीदगी से खड़ा है, वो कैसे संभव? कि मुझे लगभग इतने टाइम छोड़ में एक बिजनेस शुरू कर दिया था, उसके बाद अपॉर्चुनिटीज आती हैं लाइफ में, मैंने उसको अवेल किया, काम धंधे में पड़ गए। तो 10 साल का एक पीरियड था जिसमें मैं क्रिकेट से बिल्कुल ऑफ था, लेकिन उस दौरान मैं 3 साल दिल्ली का सिलेक्टर भी रहा अंडर 19 का। तो मुझे DDCA ने इन्वॉल्व किया और बहुत सारे, मैं उन दिनों टॉक शोज भी मैंने बहुत किए, बहुत सारे डिफरेंट चैनल्स पे मुझे बुला लेते थे। एक बन गया था वो कि जहाँ चलो सिलसिला शुरू हो गया। कमेंट्री में मैं ज़्यादा इंटरेस्टेड रहा नहीं, तो वरना अगर मैं चाहता तो कमेंट्री भी कर सकता। रवि शास्त्री के साथ होते आप या? हाँ, कमेंट्री ये मेरा अपना डिसीजन था कि मुझे लगता था कि बड़ा, देखिए मैं तभी भी फिटनेस फ्रीक था और आज भी फिटनेस फ्रीक हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपनी जो डेली रूटीन है, मैं उन लोगों में से हूँ, मैं बड़े डिसिप्लिन के साथ जिंदगी जीता हूँ। मैं टाइम से खाता हूँ, मैं टाइम से सोता हूँ, मैं टाइम से हर एक चीज में एक्सरसाइज में मेरे लिए बिल्कुल, तो ये सब चीजों को मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता हूँ। तो आजकल क्या हो गया कि डे एंड नाइट क्रिकेट हो गई बहुत ज्यादा, तो आप 12-12 2-2 बजे तक आप कमेंट्री कर रहे हैं, आप सो नहीं पा रहे हैं। और आप देखिए मेरे साथ के खिलाड़ी बहुत सारे जो कमेंट्री भी कर रहे हैं, मैं नाम किसी का नहीं लूंगा, आप देखिए उनके चेहरे से नजर आता है कि है ना, तो इनको आराम मिल पा रहा है, पैसा कमाए जा रहे हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि पैसा भले कम कमाओ, लेकिन सेहत जो है ना उसको कॉम्प्रोमाइज करके पैसे, जिंदगी अपने हाथ में रखो, जिंदगी अपने हाथ में रखो। कि अल्टीमेटली इतना पैसा कमाने के बाद अगर आप उसको भोग नहीं पा रहे हो तो किस काम का वो पैसा। तो इस तरह की सोच मेरे थोड़ा सा अलग सी सोच है मेरी। फिर अगेन आप कह रहे हैं 10 साल के बाद फिर क्रिकेट, फिर मेरे को ये अपॉर्चुनिटी मिली है क्रिकेट एकेडमी चलाने, और एक स्कूल मेरे बगल में ही एक प्राइवेट स्कूल था, उन्होंने मुझे इस करके बुलाया कि इस तरह से हम लोग चाह रहे हैं कि एक आपका एरिया में नाम भी है, सब कुछ है, और आप अगर हमारे लिए एकेडमी रन कर लें तो बहुत अच्छी बात है। तो मुझे लगा यार 10 कदम पे स्कूल है, मुझे ज्यादा भागदौड़ करनी नहीं पड़ेगी। तो वो वहां से सिलसिला शुरू हुआ क्रिकेट एकेडमी का।
तो मुझे ऐसा लगा कि इससे अच्छी चीज मेरे लिए क्या हो सकती है। नई जिंदगी मिल गई, वहां से जिंदगी मिल गई, और कहीं ना कहीं वो पैशन अंदर आपका मरता नहीं है। तो मुझे ऐसा लगा कि अगर मैं बच्चों को कुछ इट वाज लाइक गिविंग बैक टू द सोसाइटी, कि आपने जो अचीव किया आप बच्चों को दे पा रहे हैं, आने वाली नस्ल को आप एजुकेट कर पा रहे हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर पा रहे हैं, तो इससे अच्छी बात मुझे कोई लगी नहीं। तो वो सिलसिला 2009 में शुरू हुआ था। आज 25 में हम लोग खड़े हैं, मुझे 16-17 साल हो गए अकेडमी चलाते, और बच्चों के बीच में रहता हूँ। कुछ लड़कियां भी, मेरी लड़कियां भी हैं मेरे साथ खेल। उस एज ग्रुप में मैं सारा दिन उठता बैठता हूँ, तो वो मुझे बड़ा नहीं होने देता। ये उनके साथ जब मुझे लगता तो वो क्योंकि देखिए आप जिस माहौल में रहते हैं ना, आप वैसे ही कहते हैं, वो बड़ी बहुत सारी कहानियां हैं कि जिन लोगों के साथ रहेंगे, जिस सोबत में रहेंगे, वो उम्र के रहेंगे आप। अब वो टीनेजर्स के साथ मेरा ज्यादा समय निकलता है जी, और उनको ऐसा लगता है, उनको अपने में और मेरे में कोई फर्क नजर नहीं आता। वो एक कंफर्ट जोन मेरा भी बन चुका हुआ है। और आजकल की जनरेशन इतनी, आपको पता है कि इतनी कंपटीशन में पड़ी हुई है, बिना बात के डिप्रेशन में जा रहे, माँ बाप की तरफ से मिल रहा है कुछ। आज हालात ऐसे हो गए हैं कि उनको कंपटीशन बढ़ गया है, तो मैं उनको काउंसलिंग भी उनकी करता हूँ, उनको मोटिवेट भी करता हूँ, उनके लिए इंस्पिरेशन भी हूँ। यू आर बेस्ट एग्जाम्पल, जो वक्त के साथ बढ़ना सीखा, वक्त ने पलटा तो फिर खड़ा होना सीखा। और ये ही स्टूडेंट्स दे लुक अप टू मी, और उनको लगता है कि उनको ऐसा लगता है कि ऐसे ही बनना चाहिए हमको भी, तो इससे अच्छी क्या बात हो सकती है। और वो एक अलग किस्म की आपकी जो फैन फॉलोइंग डेवलप होती है, और जो प्यार और मोहब्बत मुझे उनसे मिलती है, मुझे कहीं जाने का दिल नहीं करता। दिल्ली क्रिकेट को जो लोग जानते हैं, साउथ दिल्ली को जो लोग जानते हैं, पवन अरोड़ा को जानते हैं, लेकिन पवन जी आपका एक और परिचय है, उसका जिक्र ना हो तो फिर बात बनेगी नहीं। जैसे हमने शुरू में कहा कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है, कमाई की इंडस्ट्री हो गई है क्रिकेट, और आपने जब छोड़ा, और आपकी किताब है, बुक है जो बड़ी मशहूर किताब है, क्रिकेट इंक एंड क्रिकेट, मनी, मसल्स एंड मार्केटिंग। इस किताब में क्या है? अगर उसको खोलो पन्ने दर पन्ने, दर्शक अगर पढ़ना चाहे तो क्या है इसमें? देखिए दर्शकों, ये किताब मेरी लगभग 2007 या 8 में लगभग उसी वक्त रिलीज हुई थी, या 9 होगी। आईपीएल जब मार्केट में स्ट्राइक कर रहा था, पहला सीजन था आईपीएल का। हाँ, आईपीएल अभी शुरू नहीं हुआ था, होने जा रहा था। बहुत मार्केटिंग हो रही थी, बहुत उसकी पब्लिसिटी हो रही थी, और बहुत चर्चा में था। तो उसको लेकर के कुछ मेरे अपने ओपिनियंस थे, मेरी अपनी स्टडी थी, क्योंकि मैं गेम के अंदर रहा हमेशा, और इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी अनकही चीजें जो कहते हैं बिहाइंड द कर्टन, बहुत सारी खेल के पीछे का खेल जिसको कहा जाता है, बहुत सारी चीजें लोगों ने भी देखी, उनकी चर्चा भी हुई, और उनका कोई हल निकल पाया नहीं निकल पाया, ये बात की बात है। लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो लोग जानना चाहते थे। ठीक जिस समय आपका बुक आया, मैं याद कर रहा हूँ, उसी समय सीबीआई ने, बाकी लोगों ने बेटिंग पे, क्रिकेट बेटिंग पे एक एफआईआर किया, नीरज कुमार के नेतृत्व में कमेटी बनी जिसने जांच किया, ठीक वही है? तो यह उससे पहले की कहानी है इसमें? लगभग उसी आसपास समझिए, ये शोर मच चुका हुआ था, इससे पहले भी शोर मचा था, और बहुत सारे स्टिंग ऑपरेशंस हुए थे, आपको याद होगा। बहुत सारे इंटरनेशनल खिलाड़ी, सभी मेरे दोस्त हैं, इसलिए मैं ये नहीं चाहूंगा कि मैं उनको मेंशन करूं, और बहुत सारों को बाद में क्लीन चिट भी मिली, बहुत सारों को नहीं भी मिल पाई। एक शोर सा मच गया था पूरे मुल्क में, और सारी दुनिया को हिला के रख दिया था इस ये जो मैच फिक्सिंग वगैरह। क्या अभी ये बताइए आप, ठीक है प्लेयर्स का नाम नहीं लीजिए, लेकिन क्रिकेट बाजार में आ गया एक झटके में, मैच फिक्सिंग, हैंसी क्रोनिया जैसे लोग, नेशनल पैशनेट जैसे हम आप जैसे अभी बात कर रहे हैं चैंपियंस ट्रॉफी या उसका बीते हुए, तो हम एक आईना देखते हैं किसी भी क्रिकेटर में, नेशनलिस्ट का, वो हमारा फ्लैगशिप होता है। हिंदुस्तान ही नहीं, जिस कंट्री में भी अगर पाकिस्तान हारा, पाकिस्तान की बुरी गत हुई, तो वहां एक पूरा सिजरिंग मच जाता है पूरे कंट्री में कि भाई क्या किया तुमने। नेशन प्राइड के दरमियान मैच फिक्सिंग, आपने कहा मसल, मनी और मार्केटिंग, तो थोड़ी झलक बताइए क्या है ये सच्चाई? इसमें देखिए, मैं अगर आपको इसके बारे में आपको बताऊं, तो हम लोगों ने उस दौर से लेके अब इस दौर तक
बहुत सारी ऐसी चीजें हमने एक्सपीरियंस भी की, हमने देखी भी। जैसा आपने कहा कि इस मुल्क में रिलीजन की तरह देखा जाता है इस गेम को, इस गेम की पॉपुलैरिटी ऐसी नहीं बढ़ी है, धर्म की तरह पूजा होती है इस गेम की। और जब करोड़ों दर्शक बैठ करके हिंदुस्तान की टीम को खेलते हुए देखते हैं तो जिस तरह की भावनाएं उनकी जुड़ी होती हैं वो देखते ही बनती हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि उन भावनाओं की कदर करना और एक खेल को खेल की भावना से खेलना ये बहुत ही आवश्यक है, बहुत जरूरी है। और ये हमारे खिलाड़ी इस चीज पे अमल भी करते हैं और सबको पता है कि भाई इस खेल को खेल की भावना से खेला जाए। किसी भी खेल को खेल की भावना से ही खेलना चाहिए। बट अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ कि काफी सालों के बाद मुझे लगता है अथॉरिटीज की नींद खुली और सबको ऐसा लगा कि यार ये सब कुछ तो चल रहा है बीच में और ये नहीं चलना चाहिए। क्या होता है कि देखिए वो कोई भी प्रोफेशन हो, अच्छे और बुरे लोग सभी प्रोफेशन में होते हैं, लेकिन अच्छे लोग अगर ज्यादा तादाद में हो तो फिर उनका असर कम हो जाता है। तो बहुत सारी चीजें ऐसी चल रही थी जिसमें सरकार ने भी ध्यान दिया, सब कुछ दिया, इंक्वायरीज भी हुई, स्टिंग ऑपरेशंस भी हुए। कहीं ना कहीं देखिए आपका तो वही दौर था ना मोहम्मद अजहरुद्दीन का, जब हाँ बिल्कुल मोहम्मद अजहरुद्दीन और हम लोग तो सारे स्कूल लेवल तक अंडर 19, अंडर 22, यूनिवर्सिटीज, ये सब हम लोग इकट्ठे खेले हैं उस टाइम पे। वो दौर एक ऐसा एक काला अध्याय है इन द हिस्ट्री ऑफ क्रिकेट कि सभी लपेटे में आ गए थे और एक तरह से अलर्ट कर दिया गया था सबको कि भाई ये सब नहीं चलने वाला है सब। उसी दौरान मुझे जो भी इंफॉर्मेशन हम लोगों को मिलती थी, क्योंकि हम लोग देखा जाए तो हम लोग कह सकते हैं कि हम लोग इनसाइडर्स हैं, क्योंकि आप जिस प्रोफेशन में होते हैं आपके पास खबरें कई दफा अपने आप चल के आती हैं, आपको ढूंढनी नहीं पड़ती है। तो प्रोसेस में पार्ट एंड पार्सल, वो प्रोसेस ही वो चल रहा है, आपको आप वो सब्जेक्ट ही आपका वो चलता है, तो कहीं ना कहीं से खबरें आती रहती हैं। और फिर सभी अपने साथी सभी साथ हैं, राज्यों के जो खिलाड़ी हैं वो भी कहीं ना कहीं किसी लेवल पे आपके साथ खेले हुए हैं। तो आप किसी ना किसी तरीके से, मुझे ऐसा लगता है कि आप जब आप बचपन से साथ खेल रहे होते हैं ना तो आप एक दूसरे की फितरत से भी वाकिफ हो जाते हैं। तो आप कहीं ना कहीं आपको ये पता लग जाता है कि भाई ये आपका साथी कर सकता है कि नहीं कर सकता। तो ये सब चीजें भी हम लोग एनालाइज कर रहे थे, तो एनालाइज करने का दौर चल रहा था उस टाइम पे। तो उस वक्त कुछ चीजें ऐसी आई थी, जब आप इसको पढ़ेंगे तो आप खुद ही इसको देखिए। और ये तो किताब काफी बिकी भी क्योंकि कंट्रोवर्शियल हो गई थी, लेकिन सच्चाई भी है इसमें। तो अब मैं इसके बारे में आपको क्या बयान करूं, आपके हाथ में किताब है, आप पढ़िएगा। बिल्कुल पढ़ूंगा, लेकिन आप दर्शकों के साथ जस्टिफाई अगर हम आप बातचीत में यही रुक जाएं तो नहीं हो पाएगा। आप बार बार कहते दौर था, और दर्शक जानना चाह रहे हैं कि इस बुक का जो सेकंड पार्ट है उसका इंतजार करना चाह रहे हैं। दौर है दरअसल साफ दिख रहा है, दिस इज नाउ आफ्टर जब आप क्विट किए इस गेम को, उसके बाद ये गेम मनी सेंट्रिक हो गया और सारे लोग तमाशेबाज हो गए। ये बात भी सच है या फिर आप भी आपके जमाने में भी था और बाद में भी, और अब जो जितना बढ़िया तमाशा कर रहा है उसका सिलेक्शन उतना प्रोमिनेंटली हो रहा है और सिर्फ मनी सेंट्रिक है इस बात में कहने में। और ये बुक आपने उजड़ की बात की, अब बहुत सारी शाखाएं निकल आई हैं, उसको कैसे देखते? ये जो आपने पूछा है ना, मुझे लगता है ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपका है। मैं इसको इस तरह से आपको इसका जवाब देना चाहूंगा। कमर्शलाइजेशन जब से हुआ है इस गेम में, स्पॉन्सर्स का आना, पॉपुलैरिटी, जिस तरह से मार्केट किया गया है इसको, बोर्ड ने जिस तरह से मार्केट किया है, काबिले तारीफ है, क्योंकि इतना लार्जर स्केल के ऊपर इसका मार्केटिंग हुई है कि उसके जो परिणाम है वो हम लोग देख रहे हैं। लेकिन इसका जो रिपरकशंस हैं भी देखने को मिल रही है कि आपका फोकस सिर्फ छोटे फॉर्मेट तक रह गया है, T20। क्यों? क्योंकि जो हमारी असली क्रिकेट है वो सब खिलाड़ी इस बात से सहमत हैं कि वो सफर कर रही है 5 दिन के मैचेस, टेस्ट क्रिकेट है, जेंटलमैन गेम, और जहां खिलाड़ी का पता लगता है कि वो उसमें कितना दम है। 2 दिन गावस्कर जैसे बैट्समैन, विवियन रिचर्ड्स जैसे बैट्समैन, इतने पता नहीं, मैं अगर नाम गिनाने बैठूं तो वर्ल्ड क्लास क्रिकेटर्स 1.5 2 दिन पिच पे खड़े होकर के 100 200 रन बनाते हैं। लाला अमरनाथ, बाकी तमाम लोग, ये पूरी हिस्ट्री है, क्रिकेट का इतिहास है। आप नाम लेने बैठोगे तो बहुत डंकी की चोट पे कह सकता हूँ, आज के खिलाड़ियों को आप ये बोलिए कि आप भले 50 रन बनाओ, आप मुझे 1.5 दिन क्रीज के ऊपर खड़े होकर दिखा दो। आपसे पूछता हूँ, मेरा सवाल आपसे,
क्या आपको लगता है वो खड़े हो पाएंगे? कहते ही नहीं, मैं तो गावस्कर की बैटिंग देखा हुआ हूँ, जो 1 रन बन रहा था, लेकिन वो मिस्टर वाल के तरीके से लोग खड़े रहते थे। देखा जाए तो ये खिलाड़ी सुपर फिट खिलाड़ी हैं आज के दिन में, क्योंकि फिटनेस मेजर रिक्वायरमेंट है आज की क्रिकेट में। इतनी तेज हो गया सब कुछ जल्दी चल रहा है। अगर आप फिट नहीं हो आप सरवाइव ही नहीं कर पाओगे। और कंपैरेटिवली जो पहले के खिलाड़ी थे वो इतने फिट नहीं थे, लेकिन क्रिकेट को लेकर के जो उनकी कैपेसिटी थी, जो टैलेंट उनमें था, खड़े होकर 2-2 रन बना रहे हैं। 100 रन अभी भी खिलाड़ी बनाता है 25 बॉल पे, 30 बॉल पे, 50 बॉल पे, और वो 100 रन बनाते थे 200 बॉल पे। इतनी पेशेंस खिलाड़ियों में रही नहीं। और ये क्राउड के लिए सारा T20 फॉर्मेट चल रहा है, क्योंकि 3 घंटे से ज्यादा दर्शक बैठ नहीं देखते। ये बोर्ड ने देख लिया, ये क्रिकेट का रील है, ये बोर्ड ने जज कर लिया कि 5 दिन में दर्शकों को बिठाना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। भाई अभी आपका जो प्रोग्राम ये चैंपियंस कप चल रहा है, 70 करोड़ जियो हॉटस्पॉट्स पे व्यूअर आ रहा है। दुनिया की 10%, मोर देन 10% आबादी वो देख रही है इस खेल को। अच्छा, उसमें क्या हुआ, T20 का कॉन्सेप्ट जब से शुरू हुआ, खास करके IPL जो हुआ, वो एक रेवोल्यूशन लेके आ गया। लोगों को 3 घंटे की सिनेमा हॉल पे जाके फिल्म देखना मंजूर नहीं है, वो T20 का मैच देख लेंगे जाकर के। वो भी 3 घंटे की फिल्म है, वो भी 3 घंटे में खत्म आ गई, और चौके छक्के देखने हैं। ये बताइए, बड़े जरूरी है इस मोड़ पे कि जब एक मैच फिक्सिंग बेटिंग इस पूरे गेम में आ गया, तो अब ये क्या है कि मैं इस गेंद पे आउट हो जाऊंगा, इस गेंद पे मैं 6 मार दूंगा। वो स्पोर्ट्समैन की कैपेबिलिटी है जो इसका सौदा कर पा रहा है पूरी तरीके से। उसने कहीं ना कहीं IPL लाने का रास्ता खोला कि जिसमें अक्रॉस द कंट्री नेशनलहुड किनारे पड़ गया और सिर्फ तमाशे रहेंगे इसमें। नहीं, देखिए, उसमें मैंने जैसे आपको बताया कि ये फॉर्मेट जो है ना, द मोस्ट पॉपुलर फॉर्मेट इट इज बिकम नाउ, और दर्शकों को बहुत मजा आ रहा है देखने में। और दर्शक जिस मैच को देखने जाएंगे, जाहिर है उसमें जो गेट कलेक्शन है वो भी मैक्सिमम होगी। जितने दर्शक ज्यादा जाए, ब्लैक में टिकटें बिक रही हैं, स्पॉन्सर्स लाइन लगी हुई है इस तरह के इवेंट्स को स्पॉन्सर करने के लिए। आप देखिए, टेस्ट मैच को स्पॉन्सर करने के लिए आपको बहुत ना के बराबर है। तो साल भर में देखिए अब टेस्ट मैचेस कितने देखे जाते हैं। लेकिन इन सब चीजों के बावजूद मुझे ऐसा लगता है कि इंग्लैंड एक ऐसी जगह है जहाँ पे आप देखेंगे सारे, अगर दुनिया में घूम लीजिए, आज भी जो क्रिकेट लवर्स हैं वो आप देखिए 5 दिन के जो मैचेस होते हैं, जो आप दर्शकों को भीड़ देखेंगे वहां पे देखने के लिए बैठे होंगे, या आपको खाली स्टैंड्स मिलेंगे। तो ये जो परिवर्तन इतने सालों में आया है, ये खेल की अगर मैं बात करूं तो खेल कहीं ना कहीं सफर कर रहा है। और जो असली टैलेंट खेलने वाले, जो जिनको मैं मानता हूं कि भाई जो क्रीज पे बल्लेबाज अगर खड़ा होकर के रन बना सकता है, उसको अगर अपनी स्किल दिखानी है तो उसके लिए ऐसा फॉर्मेट चाहिए जहां पे उसको ये पता है कि मेरे ओवर खत्म नहीं होने वाले, मैं जितना चाहूं, जब तक चाहूं मैं बैटिंग कर सकता हूं, ये मेरे हाथ में है। और वो वही खिलाड़ी सस्टेन कर सकता है जिस खिलाड़ी में दम होगा। और T20 एक तरह से देखा जाए लेस टैलेंटेड बॉयज, जिनमें उतनी प्रतिभा नहीं है, 4 ओवर डालने हैं बॉलर को। और मुझे याद है 10 ओवर में तो हम जाके वार्म अप होते थे, 10 ओवर के बाद तो रिदम पकड़ते थे, और एक एंड से 20-20 ओवर डाले जा रहे हैं। यहाँ खिलाड़ी को तो वार्म अप ड्रेसिंग रूम से वार्म अप होके आ रहे हैं, इनको पता 4 ओवर डालने, खत्म बात। और बैटिंग की अगर बात करें तो पहले 3 ओवर 3 बैट्समैन की खेल है ये। ओपनर्स को पूरे ओवर मिलते हैं खेलने को, 3 नंबर लगा लीजिए, थोड़ा सा उसको ज्यादा, अगर जल्दी आउट हो गया तो नीचे वालों को अपॉर्चुनिटी है, वरना जब वो पहुंचते हैं नीचे वाले खिलाड़ी मिडिल ऑर्डर बैट्समैन, तो 3 ओवर रह गए, 4 ओवर रह गए, 2 तो क्या करना, मारना ही है आपको। तो मार कौन ज्यादा सकता है, उसमें कहीं ना कहीं जो टेक्निकल एस्पेक्ट था वो कहीं मिसिंग है। जब हम बैक टू द बॉलर शॉट खेल रहा है एक बैट, जो मिसिंग रहने जी पवन जी, आप मुझे ये बताइए कि मार्केट में अर्निंग कितना बढ़ गया है इस खेल से? आपके सामने ही है, बेटर्स कैसे आ गए आपके सामने ही है। देखिए कि खिलाड़ियों को जिस हिसाब से पैसा मिल रहा है खेलने का, उसी से आप अंदाजा लगा लीजिए कि ये एक तरह से भी चीज है कि एक अच्छा काम भी है कि अगर कमा ज्यादा रहे और कंपनी प्रॉफिट में है तो उनके एम्प्लॉयज को भी फायदा होना चाहिए।
तो ये तो एक सबसे बड़ा एडवांटेज खिलाड़ियों के लिए मेरे को आई फील हैप्पी फॉर द प्लेयर्स कि एटलीस्ट उनको उनका फ्यूचर इनसिक्योर नहीं है। अगर आप खेल रहे हो, मेहनत करता है खिलाड़ी, बहुत बहुत मेहनत लगती है यहाँ तक पहुंचने के लिए। उस खिलाड़ी ने अपनी सारी जिंदगी संघर्ष करके यहाँ तक पहुंचा। वो आपके दौर में बड़ी बात होती थी उस समय कि पार्शियलिटी इस सिलेक्शन में ईस्टर्न जोन से ज्यादा आ रहे हैं, इस जोन से कम आ रहे हैं, वेस्टर्न जोन से ज्यादा आ रहे हैं, इस जोन से कम आ रहे हैं, साउथ से ज्यादा आ रहे हैं। अब क्या सिचुएशन है? मुझे लगता है ये अभी भी सिलसिला जारी है। ये पार्शियलिटी, ये प्लेयर्स को लेकर, सिलेक्शंस को लेकर के जो कंट्रोवर्सीज हैं वो आज भी चलते हैं। लेकिन पहले खुल के आ जाती थी ये चीजें बाहर, अब ज्यादा आती नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है मीडिया भी थोड़ा इन चीजों को उस तरह से हाईलाइट नहीं कर रहा जैसे पहले करते थे। आप खुद जर्नलिस्ट हैं, आप शायद मेरी बात से सहमत नहीं, आप वैसी खबरें नहीं आ रही हैं, लेकिन खरीद फरोख्त, लेकिन उसके अंदर बहुत सारा खेल ऐसा चलता है जो बाहर ही नहीं आता। उसमें देखिए लाइकिंग डिसलाइकिंग प्लेयर्स की हमेशा से रही है, और टीम की जो कप्तानी कर रहा होता है उसकी भी अपनी प्लेयर की लाइकिंग डिसलाइकिंग होती है, वो भी कहीं ना कहीं इफेक्ट करती है। भले एक खिलाड़ी दूसरे खिलाड़ी से बेटर हो, लेकिन अगर कप्तान की लाइकिंग उसके लिए नहीं है तो वो प्रेफर करेगा दूसरे को। यहाँ तो कप्तान पे ही सवाल उठ रहा है, रोहित शर्मा बिगर परफॉर्मेंस किए हुए बने हुए, तो वो किस वजह से ऐसा कुछ होता है कि परफॉर्म नहीं कर रहे हो, बहुत सारे लोग इंतजार कर रहे हैं, आप जस के तस बने हुए हो। ये तो देखिए, ये जितने भी निर्णय हैं ये बोर्ड ही लेता है, और ये अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करना प्लेयर्स को भी उन्हीं का काम है। लेकिन इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको मैं बताना चाहता हूँ। हमेशा जब मीडिया पे भी बात उछल रही होती है, और जब भी अक्सर ही बात देखने को मिली है कि एक खिलाड़ी फॉर्म में नहीं चल रहा, लेकिन उसकी चर्चा ये हो रही होती है कि उसका ट्रैक रिकॉर्ड देखो, उसकी पास्ट परफॉर्मेंसेस देखो। मैं इसके बिल्कुल खिलाफ हूं इस बात के, क्योंकि भले उस खिलाड़ी ने 10,000 रन बनाए हो, आज वो फॉर्म में नहीं है। आज करंट फॉर्म मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। ऐसा क्यों है? कोई है उसके पीछे खड़ा? नहीं, उसके किसके पीछे? वो प्रीवियस रिकॉर्ड की वजह से आपको खड़ा नहीं, जैसे चर्चा होती है आमतौर से। जी। मैंने आपसे सिर्फ ये मैंने अपना ओपिनियन दिया कि करंट फॉर्म जो खिलाड़ी की बहुत बड़ी, भले ही कितना बड़ा खिलाड़ी हो, अगर वो फॉर्म में नहीं है, देखिए खिलाड़ी की फॉर्म खराब होना बहुत स्वाभाविक सी बात है। हर खिलाड़ी लगातार परफॉर्म नहीं करता, वो बैड पैच भी आते हैं, सबके आते हैं, बड़े से बड़े खिलाड़ी भी आते हैं। उस वक्त उस खिलाड़ी को ब्रेक दिया जाता है, रेस्ट दिया जाता है कि चलो भी थोड़ा देर आप रेस्ट करो, क्योंकि क्रिकेट बहुत ज्यादा हो रही है। आप रोज एक रूटीन में एक चीज चले जा रही है, कितने रन बना लोगे? कंपैरेटिवली वीकर टीमें आती हैं, या कोई सीरीज ऐसी होती है कि जो इंडिया के सामने हल्की टीमें होती हैं, तो जो मेन खिलाड़ी होते हैं उनको रेस्ट दिया जाता है कि यार थोड़ा ब्रेक ले लो, उसके बाद रिफ्रेश होकर के दोबारा आना, रिजुविनेट हो जाती है बॉडी। तो ये सब चीजें मुझे लगता है करंट फॉर्म खिलाड़ी की बहुत इंपॉर्टेंट है। रोहित शर्मा का अगर हम जिक्र करें, उसने इतना, मैं उसको बहुत बड़ा खिलाड़ी मानता हूँ, मैं क्या सारी दुनिया मानती है, और वो जिस तरह की उसकी परफॉर्मेंसेस हैं, जिस तरह से वो खेलता है, मुझे लगता है जिस दिन वो रन बनाता है उस दिन कोई दिखता ही नहीं उसके आसपास। लेकिन अभी करंट फॉर्म थोड़ा सा उसका, क्योंकि कप्तानी में प्रेशर बहुत होता है, कप्तानी में 10 जगह दिमाग चलाना पड़ता है। आपको टीम भी जितानी है, आपको बॉलर्स को यूटिलाइज करना है ठीक से, आपको मैच जीतना है, ये प्रेशर सारे आजकल चारों तरफ से आए होते हैं। तो उसके अलावा आपको बैटिंग भी, अपनी भी परफॉर्मेंस करनी है। तो आप आमतौर से देखेंगे, आप हिस्ट्री उठा कर देख लीजिए, बड़े से बड़े खिलाड़ी जिन्होंने हिंदुस्तान के लिए कप्तानी की है या किसी भी टीम के लिए, वो अंडर प्रेशर उनकी परफॉर्मेंस खराब हुई है। एक स्टेज थी, आपको याद होगा, सचिन तेंदुलकर बैकआउट कर गए थे, उन्होंने कहा था मैं कप्तानी नहीं करूंगा, मेरे बैटिंग पे असर पड़ रहा है। विराट कोहली के साथ आज ये खुल के खेल पा रहे हैं, इनको कोई क्वेश्चन नहीं करेगा टीम हार रही है कि जीत रही है। आप समझ रहे हैं मेरी बात? वो आदमी सारी टीम का दारोमदार लेकर के चल रहा है, वो भी आसानी से कह सकता है मैं तो अपनी बैटिंग एंजॉय करूंगा, आप कप्तानी किसी और को करा दो। तो मुझे लगता है कि उसको अप्रिशिएट करना चाहिए उस चीज को। आज वही रोहित शर्मा को आप 10 मैच बोलिए कि चल तू अपनी बैटिंग कर, कप्तानी हम किसी और से कराते हैं, आप देखिए वो कैसे ताबड़ तोड़ बैटिंग करके दिखा देगा, जिस तरह से वो करने के लिए जाना जाता है।
पवन जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। ऐसी किताबें और आप जिस ढंग से टीनेजर को तैयार कर रहे हैं, आपके लोग क्रिकेट की दुनिया में आए, अपना भविष्य बनाएं। आभार, धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।